Welcome to Infinity IQ Plus. हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज लवी छावड़ा, आपकी इकोनॉमिक्स फैकल्टी। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का मनी चैप्टर। ये मनी चैप्टर 3 मार्क्स का है। आप इस वीडियो को अच्छे से देखो, आपको 3 मार्क्स एक वीडियो से कमा सकते हो। आपको कोई अलग से नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इसको सिर्फ सुन भी लोगे ना तो भी आपके 3 मार्क्स आ जाएंगे। चैप्टर बहुत ईजी है, ठीक है। तो बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स का हम मनी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो मनी मनी मनी, जैसे मैं आपके आगे वर्ड बोल रहा हूँ मनी, तो हमारे ना एक बैकग्राउंड में एक इमेज बन जा रही होगी। 100 का नोट, 50 का नोट, 2000 का नोट, 500 का नोट। और अगर आप यूएस में रहते तो मैं वहाँ आपके आगे वर्ड बोला था मनी, तो आपके बैकग्राउंड में एक इमेज बनती है यूएस डॉलर की। उनके लिए डॉलर मनी है, हमारे लिए पेपर करेंसी ये वाली मनी है। तो मनी हमें समझ में आना चाहिए कि मनी बोलते किसको है। और अभी तो देखो आपके बैकग्राउंड में ना 1000 का नोट मनी नहीं बन रहा होगा, और अब तो 2000 का नोट भी मनी नहीं है। तो हमें समझना पड़ेगा एग्जैक्टली फिर मनी बोलते किसको है, ये मनी का कॉन्सेप्ट आया ही कहाँ से, ये मनी की जरूरत क्यों पड़ी। तो क्या हुआ बेटा, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जब पूरा वर्ल्ड इस्टेब्लिश हो रहा था, मतलब इन द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, क्या था, लोग जंगलों में रहते थे, उनकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। जब ज़रूरत नहीं थी तो मनी की ज़रूरत भी नहीं थी, ठीक है। लोग जंगलों में रह रहे हैं, ना उन्हें कुछ खाना है ना कपड़े पहनने, ठीक है। पर लोग धीरे धीरे पास आए। जब वो पास आए तो कबीले बनना स्टार्ट हुए, फिर धीरे धीरे और पास आए तो गांव बनना स्टार्ट हुए। और जब गांव बनना स्टार्ट हुए ना भाई, तब लोगों को घर भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, जूते चप्पल भी चाहिए, बर्तन भी चाहिए, वेजिटेबल चाहिए, फ्रूट चाहिए। क्या एक पर्सन ये सब चीज़ें प्रोड्यूस कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। तो सब लोगों ने अपनी एबिलिटी के हिसाब से काम बांट लिया। किसी ने बर्तन बनाना स्टार्ट कर दिया, किसी ने कपड़े बनाना स्टार्ट कर दिया, किसी ने वेजिटेबल्स उगाना स्टार्ट कर दिया, किसी ने फ्रूट्स उगाना स्टार्ट कर दिया, किसी ने घर बनाना स्टार्ट कर दिया। जिसकी जैसी एबिलिटी थी उसने काम बांट लिया। और लोग एक दूसरे की ज़रूरत को एक दूसरे की ज़रूरत से पूरा करना स्टार्ट कर दिया। इसी को बोलते हैं बार्टर सिस्टम, जहाँ पर लोग गुड्स को गुड्स के साथ एक्सचेंज कर रहे होते हैं, ठीक है। इट्स लाइक कि मेरे पास चावल है, मेरे को कपड़े चाहिए, मैंने चावल दिए, कपड़े ले लिए। मेरे पास चावल है, मुझे गेहूँ चाहिए, मैंने चावल दिया, गेहूँ ले लिया। मेरे पास चावल है, मुझे सूज चाहिए, मैंने चावल दिया, सूज ले लिया। तो इस तरह से जहाँ पर गुड्स का एक्सचेंज गुड्स से होता है उसे बोलते हैं हम बार्टर सिस्टम। और ये बहुत पुरानी बात भी नहीं है, अभी भी लेटेस्ट, आज से 10-20 साल पहले भी गांव में होता था। और शायद अभी भी होता होगा कि लोग खेतों पे जो काम करते थे ना, उनको कैश सैलरी नहीं देते थे, उनको खेती का कुछ हिस्सा देते थे काम करने के लिए। कितने लोगों को आज भी गाँव में काम करने के लिए खाना दे देते हैं। तो ये भी बार्टर सिस्टम है। अभी भी हमारी गली में जैसे आते हैं ना, कई बार पुराने कपड़े देख के हम क्या करते हैं, टप ले लेते हैं, प्लास्टिक का सामान ले लेते हैं, वो भी बार्टर सिस्टम है, ठीक है जी। तो बार्टर सिस्टम वो सिस्टम होगा जहाँ पर गुड्स का एक्सचेंज क्या होगा, गुड्स से होगा। और जहाँ पर ये हो रहा होता है ना, उस तरह की इकोनॉमी को बोलते हैं हम सी इकोनॉमी। जहाँ पर बार्टर सिस्टम हो रहा होता है उसे बोलते हैं सी इकोनॉमी, मतलब कॉमोडिटी इकोनॉमी, गुड्स का एक्सचेंज गुड्स से हो रहा था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, फुल टू फंटास्टिक चल रहा था बार्टर सिस्टम में। बट जैसे जैसे वर्ल्ड आगे बढ़ा, लोगों की ज़रूरतें बढ़ी, और जब ज़रूरतें बढ़ी ना, तब इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुई बेटा, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स आती है एग्जाम में। प्रॉब्लम अंडर बार्टर सिस्टम क्या प्रॉब्लम्स होती है? पहली प्रॉब्लम बेटा, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। डबल कोइंसिडेंस का मीन्स क्या होता है? इट्स लाइक कि जैसे अब मेरे पास चावल है, अब वर्ल्ड जैसे जैसे आगे बढ़ा होगा तो बुक्स आ गई मार्केट में, अब मुझे बुक्स खरीदनी है। मैं एक बुक सेलर के पास गया कि भैया यार बुक दे दो। उन्होंने बोला ठीक है ले लो, क्या दोगे रिटर्न में? मैंने कहा चावल। यार चावल चावल नहीं खाता मैं सोचा यार बड़ी सीन हो गया है, तो अब मैं से क्या ला के दूँ। फिर मैं दूसरे बुक सेलर के पास गया कि भैया यार बुक दे दो यार। तो उसने क्या 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 दोगे रिटर्न में? मैंने कहा चावल। कह रहा चावल चावल तो मेरे घर पे बहुत सारे पड़े हैं भाई, मुझे ज़रूरत नहीं है। तब लोगों को रियलाइज़ हुआ यार ये क्या सीन है, मतलब दो लोगों की ज़रूरतें एट द सेम टाइम सेम होनी चाहिए, तब जाके बार्टर सिस्टम वर्क करता था। मतलब मुझे एक ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जो किसी दूर कोने में बैठा हुआ है और वो बुक बेच रहा है और उसको चावल की नीड है। बहुत रेयर है यार ये, मतलब जब भी तो मैंने वर्ड यूज़ किया डबल कोइंसिडेंस, दो लोगों की ज़रूरतें एक साथ सेम टाइम पे सेम होना, ये कोइंसिडेंस तो है। इट्स लाइक कि आप गलती से क्या हुआ, आप इंग्लिश मीडियम में हो, आप बुक परचेस करने के, आपके पास गलती से हिंदी मीडियम की बुक आ गई और आपने उस पर नाम वाम भी लिख दिया। बाद में आपने देखा यार ये तो बुक गलती से हिंदी मीडियम में आ गई। अब आपको एक ऐसा स्टूडेंट ढूंढना पड़ेगा कि जिसके पास गलती से इंग्लिश मीडियम की बुक आ गई हो, ताकि आप उसको हिंदी की देख के उससे इंग्लिश ले लो। बहुत रेयर है ये, जल्दी से मिलेगा ही नहीं।
वही तो मैं कह रहा हूँ कि दो लोगों की नीड एट द सेम टाइम सेम होनी चाहिए, जो कि बहुत रेयर है। ठीक है, तो हमें एक ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जो अब हमारी वस्तु ले ले और अपनी वस्तु हमें दे दे। इसे बोलते हैं लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ठीक है भाई। अब मैं ढूंढते 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 दूर किसी गांव में चला गया। मैंने बोला भैया यार बुक दे दो यार, चावल ले लो। उसने कहा ठीक है, 2 चावल ले लो बुक। अब दूसरी प्रॉब्लम है कितने, उस बुक के बदले में कितने चावल पे करूं। ठीक है, इतनी मोटी बुक यार 2,500 की भी आ सकती है, 250 रुपये की भी आ सकती है। अब मैं कितने चावल पे करूंगा। और कोई, क्योंकि क्या प्रॉब्लम क्या है कि लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, क्योंकि मापने का कोई कॉमन डिनोमिनेशन नहीं है, कोई मापने का कॉमन जरिया है ही नहीं। और कई बार तो बहुत ज़्यादा टफ हो जा रहा था, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। जैसे लाइक कोई दूध का प्रोडक्शन कर रहा है और उसको कपड़े खरीदना जाना है, तो 1 मीटर कपड़े के लिए कितना लीटर दूध पे करें। कहाँ मीटर कहाँ लीटर, पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा, तो एक्सचेंज नहीं कर पा रहे। तो जिसकी वजह से क्या होता था कि 1% प्रॉफिट में 1% लॉस में जाता था। कैसे हो सकता है बुक की वैल्यू कम हो और मैंने ज़्यादा चावल दे दियो, या हो सकता है बुक की वैल्यू ज़्यादा हो मैंने कम चावल पे कर दियो। तो जिससे 1% प्रॉफिट में 1% क्या हो रहा था, लॉस में जा रहा था। चलो धीरे 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 चल रहा था वर्ल्ड आगे। बट मैंने बताया ना, ज़रूरतें, कुछ ज़रूरतें बढ़ती गई और कुछ ज़रूरतें ऐसी होती हैं जिसके लिए हम आज से ही तैयारी कर रहे होते हैं। जैसे इस लाइक जैसे आज कितने लोग बाइक खरीदने के लिए पैसे जोड़ रहे हैं, कार खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए, एजुकेशन के लिए, अपने बच्चों की शादी के लिए पैसे जोड़ते हैं। बट इन द बार्टर सिस्टम देर इज़ लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। आप कुछ स्टोर नहीं कर पा रहे थे यार। अगर किसी घर में वेजिटेबल्स प्रोड्यूस हो रही है और उसके घर में 1 साल बाद शादी है, तो वेजिटेबल तो 1 महीने 2 महीने में ख़राब हो जानी है। तो वो शादी के लिए सारा सारा जितना भी खर्च होगा उसके लिए पैसे कहाँ से लाएगा। ठीक है, तो आप फ्यूचर के लिए कुछ सिक्योर नहीं कर पा रहे। आप अपने भविष्य की जो अनसर्टेनिटी है जिसके लिए आज से हम तैयार रहते हैं, उसके लिए वेल्थ क्रिएट नहीं कर पा रहे। सही है। तो लोग क्या करते थे, कुछ लोगों ने दिमाग भी लगाया, फर्नीचर जोड़ना स्टार्ट कर दिया। अब फर्नीचर में भी है कि दीमक लग गया, फर्नीचर खराब, प्रॉब्लम तो है। फिर कुछ लोगों ने दिमाग लगाया, एनिमल्स को पालना स्टार्ट करा। आज भी आप गांव में जाओगे ना तो एनिमल्स को पशुधन बोलते हैं, एनिमल वेल्थ। क्यों? उनको लगता था कि एनिमल्स ही ऐसे हैं कि जिनको 2 साल 4 साल 5 साल तक पाला जा सकता है, मतलब 2-3 साल के लिए वेल्थ को क्रिएट किया जा सकता है। तो लोगों ने क्या करा, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए एनिमल्स को पालना स्टार्ट कर दिया, एनिमल्स के रूप में वेल्थ क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। बट वहाँ भी प्रॉब्लम थी भाई। किसी घर में 2 साल बाद शादी है, उसने एनिमल्स बहुत सारे पाले हुए हैं, बट क्या हुआ, कोई बीमारी आई और सारे एनिमल्स मर गए। वो तो बेचारा फिर रह गया ऐसे ही। तो प्रॉब्लम तो थी, मतलब आप फ्यूचर के लिए कुछ भी स्टोर नहीं कर पा रहे थे, आपका फ्यूचर अनसर्टेन था। चलो फिर भी कुछ ना कुछ चल रहा था जब। और जैसे जैसे फिर और वर्ल्ड आगे बढ़ा, लोगों की और ज़रूरतें बढ़ती गई, और कुछ ज़रूरतें ऐसी होती है जो ज़रूरत प्रेजेंट में, पेमेंट फ्यूचर में, उन्हें बोलते हैं हम डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट फ्यूचर की पेमेंट्स होती है। इसके अंदर बेसिकली 2 तरह की पेमेंट आती है, एक आता है कॉन्ट्रैक्ट और एक आता है जी लोन। कॉन्ट्रैक्ट जैसे मैंने आप किसी को घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। अब बाटर सिस्टम में ये प्रॉब्लम थी कि अगर वो घर बन के तैयार हो गया, हो सकता है जब तक मेरे पास जो वस्तु थी वो खराब हो जाए, तो मैं उसे अब उसे कहाँ से पेमेंट करूँगा। दूसरी प्रॉब्लम लोन। अब मैंने किसी से एक बोरी चावल उधार लिया, अब उसकी इंस्टॉलमेंट क्या होगी, उसका इंटरेस्ट क्या होगा, कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। एक बार के लिए इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट को साइड कर देते हैं। उसने बोला, जिससे मैंने उधार लिया था ना चावल, उसने बोला नेक्स्ट ईयर मुझे दे देना। अब जब मैं नेक्स्ट ईयर उसको चावल वापस करने गया, उसे देखा भाई यार, कह रहा सर आपने तो इतने बढ़िया क्वालिटी के चावल मेरे से उधार लिए थे, अब आप मुझे नकली से चिपका रहे हो, मुझे नहीं पता, मुझे तो सेम क्वालिटी के चावल ला के दो। अब मैं सेम क्वालिटी के कहाँ से ला के दूँ भाई। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो थी। उस प्रॉब्लम को बोलते हैं लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, मतलब फ्यूचर की पेमेंट मतलब काम प्रेजेंट में हो रहा है और पेमेंट जो फ्यूचर में करनी है वो पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। 2 कारण थे, एक तो हो सकता है वो वस्तु खराब हो जाए, या हो सकता है वस्तु की वैल्यू चेंज हो जाए। वैल्यू मतलब बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। आज से 3 महीने पहले मान लो मैंने किसी से 10 ग्राम गोल्ड उधार लिया था, उस टाइम में 10 ग्राम गोल्ड की वैल्यू थी 55,000। आज 3 महीने बाद मुझे वापस करना है, आज 75,000 वैल्यू है। ठीक है, तो अगर मैंने वस्तु के फॉर्म में लोन लिया होता और मैं वस्तु ही वापस कर रहा हूँ, तो यार मेरे को तो नुकसान होता है, मैं तो 20,000 रुपये महंगा पड़ता। तो बस जैसे जैसे चारों प्रॉब्लम बढ़ती गई, तब लोगों ने सोचा अब तो हमें कुछ करना पड़ेगा भाई। तब कॉन्सेप्ट आया मनी। तो मनी ऐसी किसी भी वस्तु को बोलते हैं जो बार्टर सिस्टम की चारों प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले।
वो कुछ भी हो सकता है भाई। स्टार्टिंग में गोल्ड था, फिर सिल्वर आया, फिर कॉपर आया, आयरन आया, मेटल आया, कुछ भी हो सकता है मनी। जब ये सब चल रहा था किसी ने सोचा था कि कागज भी मनी हो सकता है? यस, कागज भी मनी है। मैं बोल रहा हूँ कपड़ा भी मनी हो सकता है। यस, कपड़ा भी मनी हो सकता है। प्लास्टिक मनी हो सकता है, लकड़ी मनी हो सकता है, ग्लास मनी हो सकता है। मनी कुछ भी हो सकता है। मनी ऐसे किसी भी पर्टिकुलर वस्तु को नहीं बोलते। मनी सिंपली एक ऐसी वस्तु को बोलेंगे, ऐसी कमोडिटी को बोलेंगे जो बार्टर सिस्टम की चारों प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले। क्लियर है बेटा? तो मनी जो होता है ना बेटा, मनी के अलग अलग टाइप्स होते हैं। टाइम बदलता गया और मनी के टाइप्स बदलते गए। सबसे पहले आता है फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी मतलब क्या होता है? जो जितने की होती है ना, उतनी की होती है। हाँ, बोला कि ये क्या बोल रहा हूँ मैं? यस, मतलब जैसे गोल्ड कॉइन है, इस गोल्ड को बनाने के लिए सपोज करो 2000 रुपये का गोल्ड यूज किया गया है, और ये इसके ऊपर हमने 2000 रुपये ही रखा है। मतलब ये इसकी वैल्यू भी 2000 रुपये की है और इसके अंदर मटेरियल भी 2000 का लगा हुआ है। जिसकी कॉमोडिटी वैल्यू मॉनेटरी वैल्यू के इक्वल्स होती है, उसे बोलते हैं फुल बॉडीड मनी। अब इसमें कॉइन को तोड़ू फोड़ू मरोड़ू खींच के ले जाऊं, तब भी कितने का बिकेगा? ये 2000 का बिकेगा, क्योंकि उसके अंदर मटेरियल 2000 का है। फिर एक आता है रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी, जो केवल रिप्रेजेंट करती है, उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। अब देखो, एक 2000 का पेपर करेंसी है, 2000 का नोट था जो अभी था, बंद हो गया। अब बता, उसको कभी देखते तो लगते थे इसकी औकात 2000 रुपये की है? ये 2000 को रिप्रेजेंट कर रहा था। इसके 10 नोट फाड़ो, 10 बार फाड़ते इसको और फाड़ के ले जाते। कितने रुपए मिलते हैं? 1 रुपया भी नहीं मिलता। दैट मीन्स ये 2000 रुपये को केवल रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए इसका नाम क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडी मनी। फिर आता है फिएट मनी। फिएट की हिंदी होती है आदेश। जो गवर्नमेंट के ऑर्डर से मनी बनती है उसे बोलते हैं आदेश मुद्रा। जैसे 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500। अगर फ्यूचर में 2000 आता है तो 2000 भी, उन सबको बोलते हैं फिएट मनी, जो गवर्नमेंट के ऑर्डर से बनी है, लीगल टेंडर होते हैं वो। उसके बाद आता है फिड्यूसरी मनी, जो गवर्नमेंट ने नहीं बनाई, हमने खुद ही बना दी। अब आप बोलोगे हमने कैसे बना दी? आप जाते हो ना, जैसे अग्रवाल की शॉप पे जाते हो, वहाँ पर टोकन मिलता है ना? आपने 20 रुपये का टोकन लिया समोसे खाने के लिए। आप आज का आपका मन नहीं करा, आप नेक्स्ट डे जाओ, उस टोकन को दो और समोसा खा लो। तो वो जो प्लास्टिक का टोकन है, वो भाई मनी का तो काम कर रहा है। मदर डेयरी का दूध का टोकन है, आपके पास 10 टोकन थे। अब आपको किसी को क्या करना था? पेमेंट करनी थी। आपने बोला है मेरे पास कैश तो है नहीं, पकड़ मदर डेयरी के दूध के टोकन, पर डे दूध खरीद लियो। तो टोकन को यूज़ किया आपने किसके थे? मनी के रूप में। तो वो हमने बनाई है भाई, फिड्यूसरी मनी, जिसको गवर्नमेंट ने नहीं बनाया। और बाकी आप अगर कॉमर्स में हो तो बिल रिसीवेबल्स, बिल्स पेबल, चेक्स, प्रोमिसरी नोट, आपने सब सुने होंगे। ये सब फिड्यूसरी मनी है जो हमने खुद बनाई है। उसके बाद आता है प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी जैसे एटीएम कार्ड। अब एटीएम कार्ड में भी दो तरह के होते हैं जी, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड मनी नहीं होता, क्योंकि वो एक तरह से हम बैंक से लोन ले रहे होते हैं। डेबिट कार्ड को ही प्लास्टिक मनी बोलते हैं। उसके बाद आता है जी डिजिटल मनी। अभी गवर्नमेंट ने डिजिटल करेंसी भी इशू कर दी है, आरबीआई ने। इंडिया में अब डिजिटल करेंसी भी चलेगी। बाकी फ़ोन पे, गूगल पे को भी हम डिजिटल मनी में इंक्लूड कर रहे होते हैं। उसके बाद आता है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या होता है? आप सबको पता ही होगा, बिटकॉइन आप सबने सुनोगे। फ्यूचर में आने वाली करेंसी, समझ लो आज से 10 साल बाद हो सकता है ये नॉर्मलाइज हो जाए, उसी को बोलेंगे क्रिप्टो करेंसी। क्लियर है बेटा? देखो, आज से 2-3 साल पहले तक तो मनी चैप्टर में सिर्फ बार्टर सिस्टम आती थी और बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स आती थी। अभी पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ बार्टर सिस्टम तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा। अब एग्जाम में जो आ रहा है वो आ रहा है बेटा फंक्शंस ऑफ मनी, और कुछ भी नहीं है, अलग नहीं है। जो बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम वही तो फंक्शंस ऑफ मनी है। तो एक एक करके समझेंगे। फंक्शंस दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी होता है बिल्कुल मेन फंक्शन जिसके लिए मनी को बनाया है। और एक होता है सेकेंडरी फंक्शन, जो मनी साइड बाय साइड कर रहे होते हैं। एक कंटीजेंट फंक्शंस भी होते हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो प्राइमरी फंक्शन होते हैं बेसिकली मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू, और सेकेंडरी फंक्शन होते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड एफर्ट पेमेंट। एक एक करके समझ रहे होते हैं बेटा। सबसे पहले जो फंक्शन आता है प्राइमरी फंक्शन, वो है हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अभी मैंने आपको बताया था बार्टर सिस्टम में क्या था, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मतलब आपको एक ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ रहा है जो आपको अपनी वस्तु दे दे और आपकी वस्तु एक्सेप्ट कर ले, जो कि बहुत कोइंसिडेंस हो रहा था। लेकिन मनी ने अब इस काम को बहुत आसान कर दिया है। अब आप मनी के थ्रू कुछ भी, कभी भी, कहीं भी आसानी से परचेज कर सकते हो। जब याद है मैं चावल लेके गया था, एक मैंने बोला भैया चावल ले लो, मुझे बुक दे दो। उसने कहा मैं चावल खाता ही नहीं। अब आप मनी को लेके जाओ, बोलो भैया लो मनी, मुझे बुक दे दो, तो कोई बोलेगा मैं मनी लेता ही नहीं? मनी लेगा भाई वो।
एक के पास क्या था, मैं भैया चावल ले लो यार, बुक दे दो। उसने कहा चावल चावल तो मेरे पास ही बहुत पड़े हैं, अब मैं मनी लेके जाऊंगा किसी के पास, भैया मुझे बुक दे दो। कोई बोल देगा कि मनी तो मेरे पास बहुत पड़ी है, नहीं नहीं नहीं, वो एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि मनी के सबसे खास फीचर ये है जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। इसको हर कोई एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके थ्रू आप कोई भी सामान इजीली परचेज कर सकते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है बेटा मेजर ऑफ वैल्यू। अब देखो, जब हम दो लोग एक्सचेंज कर रहे थे बाटर सिस्टम में, मैं बुक्स खरीद रहा था और मैं चावल पे कर रहा था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक बुक के लिए कितने किलो चावल पे करें। लेकिन अब मनी ने इस काम को बहुत आसान कर दिया है। अब आप मनी के थ्रू कुछ किसी भी वस्तु की वैल्यू को मेजर कर सकते हो। कितने रुपए की टी शर्ट है, कितने रुपए का पेन है, कितने रुपए का रजिस्टर है, कितने रुपए का मोबाइल है। सुबह से लेकर शाम तक आप हर चीज को किस में मेजर कर रहे हो, मनी में मेजर कर रहे हो। कितने लोग तो जो जोश में बोल देते हैं भाई इतने रुपए की औकात है तेरी, मतलब देखो हमने मनी में लोगों की औकात भी मापी। तो मनी ने हर चीज को, हर चीज की वैल्यू बताई है। ठीक है। पहले हम जब एक्सचेंज कर रहे थे तो प्रॉब्लम हो रही थी, समझ नहीं आ रहा था क्योंकि कॉमन डिनोमिनेशन नहीं था। अब मनी के थ्रू आप कंपेयर भी कर सकते हो। लाइक कि इधर आपको पता है कि इधर 250 रुपये की टी शर्ट मिल रही है, इधर 2,500 की। अब आप सोच सकते हो कि मुझे 250 की लेने की 2,500 की। ठीक है। मनी के इसलिए इस फंक्शन को यूनिट ऑफ अकाउंट भी बोलते हैं, क्योंकि हर यूनिट की वैल्यू हमें पता है, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। नेक्स्ट आता बेटा सेकेंडरी फंक्शन है। सेकेंडरी फंक्शन का फर्स्ट है स्टोर ऑफ वैल्यू। पहले क्या होता था, हम वस्तु स्टोर करते थे तो खराब हो जाती थी, तो अब फ्यूचर की जो जरूरतें थी, फ्यूचर की नीड्स थी, वो अनसर्टेन थी। अब आप मनी को कितने भी साल तक, 5 साल, 10 साल, 50 साल स्टोर कर सकते हो। हाँ, वो पैसा लीगल होना चाहिए। अगर डिमोनेटाइजेशन हो गया ना तो सब घर पड़ा रह जाएगा। अगर आप लीगल पैसे को आराम से स्टोर करो, ठीक है, इवन आप इन्वेस्ट करोगे ग्रो भी होगा, बैंक में भी रखोगे एफडी में तो वो भी ग्रो होगा। लेकिन पहले क्या होता था, आप वेजिटेबल स्टोर करते थे, फ्रूट्स स्टोर करते थे, खराब हो जाता था। आप वस्तु स्टोर करते थे तो टाइम के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती रहती थी। बट अब मनी को आप, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होती है, इसको कितने भी साल के स्टोर कर सकते हो। ठीक है जी। सेकेंडरी फंक्शन का नेक्स्ट फंक्शन आता है स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट। अभी मैंने बताया था ना डेफर्ड पेमेंट क्या होती है बेटा, दो तरह की पेमेंट होती है, एक कॉन्ट्रैक्ट और एक लोन। ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट और एक लोन। अब देखो, अब आप आराम से किसी को घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दो या किसी भी काम का कॉन्ट्रैक्ट दो, काम पूरा होने के बाद आराम से पे कर दो। पहले प्रॉब्लम हो रही थी कि हो सकता था वस्तु खराब हो जाए या वस्तु की वैल्यू चेंज हो जाए। अब आप आराम से लोन लो, इंस्टॉल इंटरेस्ट के साथ इंस्टॉलमेंट बना के धीरे धीरे रीपे कर दो। होम लोन तो 5 साल, 10 साल, 15-15 साल चल रहा होता है। क्या ये बाटा सिस्टम में पॉसिबल था? नहीं था, क्योंकि जब तक वस्तु खराब हो जाती या वस्तु की वैल्यू चेंज हो जाती। ठीक है। तो अब मनी के थ्रू आप आराम से लोन ले सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हो। मनी के इस फंक्शन को बोलते हैं बेटा स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट। ठीक है। सेकेंडरी फंक्शन का लास्ट फंक्शन आता है बेटा ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ये नहीं मैंने बताया था उसमें बाटा सिस्टम में। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का मीन्स क्या होता है, अब आप वैल्यू को एक साइड से दूसरी साइड ट्रांसफर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लाइक मैं अगर दिल्ली में रहता हूँ और मेरे पेरेंट्स पंजाब में रहते हैं। अब बाटा सिस्टम में मुझे उनकी हेल्प करनी है और मैं यहाँ पर चावल प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो मैं उनकी हेल्प कैसे करूँगा वहाँ तक? लेकिन अब तो कितना आसान हो गया, फ़ोन पे, गूगल पे, ये सब ऑनलाइन आराम से पे कर सकता हूँ मैं। तो वैल्यू को ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं इन दी फॉर्म ऑफ मनी। ठीक है। और जैसे लाइक मैं पहले के टाइम में कश्मीर घूमने जा रहा हूँ तो चावल लेके जाऊँगा घूमने के लिए, कहाँ का लेके घूमूंगा चावल? लेकिन अब आप कितने भी नोट दो, मतलब 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, इवन अब तो कार्ड लेके आप घूम रहे हो, पूरे वर्ल्ड ट्रैवल कर रहे हो, तो मनी को एक साइड से दूसरी साइड ट्रांसफर करना इजी हो गया इन दी फॉर्म ऑफ मनी। क्लियर है बेटा? तो ये मनी के फंक्शन है। और पता है क्या, एग्जाम में मनी के फंक्शन नहीं आ रहे हैं, और या तो एमसीक्यू उसमें पूछ लेगा या कितना भी घुमा के पूछेगा, मनी के फंक्शन ही आएंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, तो यही आ रहा है। ठीक है जी। देखो बेटा नेक्स्ट टॉपिक आता है मनी सप्लाई। ये भी आ जाता है एग्जाम में 3 मार्क्स का। मनी सप्लाई क्या होता है ये समझने से पहले समझ लेते हैं कि मनी सप्लाई इंडिया में करता कौन है। तो इंडिया में मनी सप्लाई करने का जो सोल राइट है वो है आरबीआई के पास। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही, आरबीआई ही हमारे देश में करेंसी को इशू कर सकता है। और आरबीआई करेंसी इशू करने से पहले ऐसे नहीं कि हवा में करेंसी कर देगा, वो पहले आईएमएफ से परमिशन लेगा। आईएमएफ क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। एक ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है पूरे वर्ल्ड की करेंसी को कंट्रोल करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आरबीआई को, हमें आईएमएफ से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी करेंसी इशू करते हुए। और जब हम परमिशन ले रहे होंगे तो बेटा
हमें 200 करोड़ का गोल्ड रिजर्व करना पड़ेगा आईएमएफ के पास। और अगर हमारे पास 200 करोड़ का गोल्ड अवेलेबल नहीं है तो भाई कम से कम 115 करोड़ का गोल्ड तो होना चाहिए। बाकी के 85 करोड़ गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिजर्व रख सकते हैं हम। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है? गवर्नमेंट के शेयर्स, गवर्नमेंट के डिबेंचर, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स, गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स, इन सबको हम एक साथ बोलेंगे तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोलेंगे। दोबारा सुन लो, इंडिया में मनी सप्लाई करने का सोल राइट आरबीआई के पास है। आरबीआई ही करेंसी इशू करता है। हाँ, एक का कॉइन, दो का कॉइन तो इशू करेगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बाकी 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 2000, इवन 10,000 का भी भविष्य में भी आता है, वो सब आरबीआई इशू करेगा। इशू करने से पहले आईएमएफ से परमिशन लेनी पड़ेगी, और परमिशन लेते वक्त हमें 200 करोड़ का गोल्ड रिजर्व रखना पड़ेगा। और ये पहले होता था कि बार बार रखना पड़ता था, अब ऐसा नहीं है। अब तो एक बार रिजर्व रखो और जितना मर्जी करेंसी इशू करो, ठीक है। और जो आरबीआई करेंसी इशू करता है बेटा, उसको बोलते हैं लीगल टेंडर, लीगल टेंडर मनी। एक वर्ड आता है एग्जाम में एमसीक्यूज में कि लीगल टेंडर मनी क्या होती है। जो आरबीआई इशू कर रहा है वो लीगल टेंडर है। अब ये दो तरह का लीगल टेंडर भी, दो तरह की मनी होती है। एक होता है लिमिटेड लीगल टेंडर और एक होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। इसका मीन्स क्या होता है बेटा? इंडिया में एक के कॉइन और दो के कॉइन से आप जो पेमेंट कर रहे हो तो उसकी मैक्सिमम लिमिट 1000 है। आप 1000 रुपये तक ही पेमेंट कर सकते हो, इसलिए इसे लिमिटेड लीगल टेंडर बोलते हैं। बट आप जो पेपर करेंसी से आप 500, 1000, 50,000, 5 लाख, 50 लाख जितनी मर्जी पेमेंट करो पेपर करेंसी में, इसलिए इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। सही है बेटा, आगे देखो। अच्छा, तो मनी सप्लाई का मतलब मैंने बता दिया कि आरबीआई इशू कर रहा है, पर मनी सप्लाई का मतलब ये नहीं होता कि आरबीआई ने कितने नोट छापे हैं। मनी सप्लाई का मतलब होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को देश में लोगों के पास कितना कैश अवेलेबल है, उसको मनी सप्लाई बोलते हैं। मैंने एक वर्ड यूज किया, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी टॉपिक को जब हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को मेजर करते हैं उसे स्टॉक कॉन्सेप्ट बोलते हैं। एग्जाम में एमसीक्यूज में आता है। मनी सप्लाई क्या है? एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। क्यों है स्टॉक कॉन्सेप्ट? क्योंकि इसको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को मेजर करते हैं। अब इसको मेजर करने के बेटा हमारी कंट्री में 4 मेजरमेंट है, M1, M2, M3, M4। जो सिलेबस में आएगा ना वो सिर्फ M1 है। M1 के बारे में क्वेश्चन आएंगे। M1 क्या होता है बेटा? मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई का जो पहला मेजरमेंट है वो M1 है। M1 को मोस्ट लिक्विड मेजरमेंट माना जाता है। इसके अंदर जितने भी मैं कंपोनेंट्स बताने वाला हूँ वो लिक्विड होते हैं। लिक्विड मतलब कैश और कैश के इक्विलेंट होते हैं। तो M1 होता है हमारा C प्लस DD प्लस OD। C मतलब होता है बेटा करेंसी हेल्ड विद पब्लिक। जो लोगों के पास कैश पड़ा हुआ है, उनके तिजोरियों में पड़ा हुआ है, उनके जेबों में पड़ा हुआ है, उस सबको बोलते हैं C, करेंसी हेल्ड विद पब्लिक, चाहे वो पेपर करेंसी हो चाहे वो कॉइन्स हो। तो उसके बाद आता है DD, डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं? जो हम लोग कमर्शियल बैंक्स के अंदर डिपॉजिट करते हैं उसे डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। क्यों? जैसे मैंने देखो 10 बजे क्या करा, 1 लाख रुपए डिपॉजिट करे। 12-1 बजे मेरा एक फ्रेंड आया, भाई मुझे 50,000 की जरूरत है। मैं बैंक से गया, 50,000 रुपये निकाल के उसको दे दिए। तो जिस पैसे को मैं कभी भी मांग सकता हूँ उसे बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट, जब जिसको हम बैंक से कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आता है अदर डिपॉजिट्स। मेन तो देखो M1 के C और DD हैं। OD तो बहुत रेयर आता है, मतलब बहुत माइनर सा पार्ट है M1 का, फिर भी सुन लेते हैं। अदर डिपॉजिट क्या होता है बेटा? आरबीआई के पास बहुत सारे टाइप के डिपॉजिट्स आते हैं जिन्हें अदर डिपॉजिट बोलते हैं, जिसमें से हम कुछ को इंक्लूड करेंगे और कुछ को एक्सक्लूड करेंगे। किसको इंक्लूड करेंगे? ये भी थोड़ा कॉन्सेप्ट उल्टा ही है। डिपॉजिट्स ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन बैंक्स, इवन IMF और वर्ल्ड बैंक विद आरबीआई, उनको इंक्लूड करेंगे। जैसे फॉरेन गवर्नमेंट, जैसे श्रीलंका की गवर्नमेंट है, बांग्लादेश की गवर्नमेंट है और नेपाल की गवर्नमेंट है, या इनके बैंक्स है, इवन IMF या वर्ल्ड बैंक भी है। अगर हमारे आरबीआई के पास मनी को डिपॉजिट करेगा अपनी, तो उसको ओडी में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, किसको इंक्लूड नहीं करेंगे जी? डिपॉजिट्स ऑफ डोमेस्टिक गवर्नमेंट, जो हमारे देश की खुद की गवर्नमेंट है ना,
ये डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक, जो हमारे देश के खुद के बैंक्स हैं, ठीक है, उनको ऑडी में इंक्लूड नहीं करेंगे। एग्जाम में 3 मार्क्स का आता है, M1 एक्सप्लेन करो। आपको सिर्फ मनी सप्लाई की डेफिनेशन लिखनी है, ये फॉर्मूला दिख रहा है, और एक एक लाइन में इनको एक्सप्लेन कर देना, एज इट इज़ मिल जाएंगे 3 मार्क्स। क्लियर है बेटा? बस आप इसको वीडियो को आराम आराम से देखो, 3 नंबर आपको पूरे मिलेंगे। ज़्यादातर क्या हो रहा है, क्वेश्चन कोई बड़ा क्वेश्चन आता नहीं इस चैप्टर से, MCQ ज़्यादातर पूछ रहा है, और MCQ जो मैंने पढ़ाया है इसी के अंदर सारा आएगा। बाकी एक वीडियो ऐसी भी होगी जिसमें सिर्फ MCQ उस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। अगर आपको इस तरह की वीडियोस और चाहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, जिससे आपको आने वाली वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिले। जब तक के लिए बाय, थैंक यू, गुड नाइट। Follow and subscribe us for more.